हेलो एवरीवन, दिस इज CSK में देवाशीष गोस्वामी एंड आज हम करेंगे आईडीटी पेपर का एनालिसिस डिस्कशन और फिर से ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का हमारे प्रेडिक्शन पेपर से आया। प्रेडिक्शन पेपर का मैंने वीडियो नहीं डाला था, इस बार कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट कर दिया था सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट स्टेशन में था, कान्हा खिचड़ी गया हुआ था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम MCQs को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपील के ऊपर क्वेश्चन आया है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है और अपन अपील करना चाहते हैं। टैक्स हमारा 8 लाख का है, इंटरेस्ट हमारा 35,000 का है, पेनल्टी हमारा 50,000 का है। अभी क्या बोल रहे हैं, अपन अपील फाइल करना चाहते हैं और कंपनी जो है ना प्री डिपॉजिट कितना करे ये आपसे पूछना चाह रही है। कंपनी ने बोला है कि अपन अपील करने वाले हैं 5,20,000 और 30,000 के पेनल्टी के खिलाफ, मतलब अपन इस अमाउंट के खिलाफ अपन अपील करना चाह रहे हैं। तो अपने को प्री डिपॉजिट जो जमा करना रहता है वो आपको प्री डिपॉजिट जमा करना पड़ता है 20% का। कितने का? 20% का। तो इस हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख। 1 लाख आपको प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा, प्लस जितना भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट आप कितना करेंगे? तो देखो 8 लाख में से 5 लाख को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो एक्सेप्ट कितना कर लिया है? 3 लाख एक्सेप्ट कर लिया है। इंटरेस्ट जो है वो 35,000 का है, 20,000 को मैं चैलेंज कर रहा हूँ तो 15,000 का ये हो जाएगा। और पेनल्टी जो है वो आपका 50,000 का है, जिसमें से 30,000 को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो 20,000 का पेनल्टी भी मैंने क्या कर लिया है? एक्सेप्ट। तो सबको आप ऐड कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4,35,000 के। ये ऑप्शन में है कहीं पे? चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ गुजरात है, जहाँ पे एक पॉलिसी है कि सप्लाई करेंगे वन टेलीविजन एट 70% डिस्काउंट ओपन मार्केट प्राइस टू इट्स टॉप एम्प्लॉय। तो ये आपका वैल्यूएशन रूल्स का क्वेश्चन हो गया। कहाँ का क्वेश्चन हो गया? वैल्यूएशन रूल्स का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे अगर आप रिलेटेड पार्टी हैं तो आप सेक्शन नंबर 15 को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे? ऐसे केस में जो भी ओपन मार्केट वैल्यू होता है, ओपन मार्केट वैल्यू को आपको लेना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओपन मार्केट वैल्यू क्या है हमारा? 7 लाख, तो अपन 7 लाख ले लेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एग्जाम्पशन के अंदर कवर नहीं होता, डज नॉट कवर अंडर एग्जाम्पशन विथ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एग्जाम्पशन लगता है वो आपको दिखना पड़ेगा। तो RWA के केस में 20 लाख के ऊपर अगर वो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो लेस देन वालों को तो आप हटा ही दो। ठीक है, और क्या होता है हमारा जो लिमिट होता है वो होता है 7,500 का। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले केस में क्या हो रहा है कि आपका हाँ, और ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लाख के ऊपर भी जा रहा है और साथ ही साथ आपका जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे 7,500 के ऊपर है। यहाँ पे अमाउंट भले आपका 7,300, हाँ ये नहीं होगा, 7,300 है क्योंकि आपका अमाउंट, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आपका जो सर्कुलर आया था इस बार, सर्कुलर के अमेंडमेंट में इसको डाला हुआ था, यानी हम लोग के अमेंडमेंट शीट में से ये क्वेश्चन इन्होंने डाला था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि कई बच्चों ने इसको गलत किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि गिफ्ट का जो अमाउंट होता है वो हमारा कौन से शेड्यूल में कवर होता है? शेड्यूल नंबर 1 की 2, शेड्यूल नंबर 3 में कवर होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में आपका एग्जाम रहता है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि अगर रिलेटेड पार्टी हैं, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर रिलेटेड पार्टी के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फिर वैसे तो वो डीम्ड सप्लाई होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट कर रहा है 50,000 तक का तो फिर अलाउड होता है। तो यहाँ पे अलाउड क्या क्या होगा? एक ये अलाउड होगा और एक ये अलाउड हो जाएगा। ये वाला जो होगा ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो लायबल कौन होगा? ये लायबल होगा, यानी ओनली 3। ठीक है, 57,000 वाला लायबल होगा। अब क्या बोल रहा है कि कौन सा फॉर्म भरना है अगर उनको नॉर्मल से कन्वर्ट होना है किसमें? कॉम्पोजिशन में। तो इसका फॉर्म होता है CMP02। ठीक है, इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है और इन्होंने होटल बुक किया है ताकि वो सेमिनार अटेंड कर सके। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे तो स्पेसिफाई करना चाहिए था कि किसका पूछ रहे हैं, पर दोनों का आंसर क्योंकि सेम है इसलिए उन्होंने अलग से स्पेसिफाई नहीं किया और आंसर दे दिया है इसका। ठीक है, तो होटल जहाँ पे होता है वो हो जाता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में इमूवेबल प्रॉपर्टी। TDS का सर्टिफिकेट आपको कितने दिन में देना पड़ता है? तो 5 दिन में आपको देना पड़ता है। GSTS इसका डेट क्या होता है? 13। ठीक है, इसको मैंने आपको याद करवाया था कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? 13 मेरा, ये 13 है, ये रख ले, ऐसे करके मैंने आपको याद कराया था।
चलो इसके बाद क्या बोल रहा है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगा है। तो अगर अपन 30 डेज के अंदर अगर अपन रजिस्टर कर लेते हैं तो जिस दिन अपन लायबल होते हैं वाला डेट लेते हैं, और अगर 30 डेज में अगर अपन रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिलता है वो वाला डेट लेते हैं। तो 12 नवंबर को लायबल हुआ, अप्लाई कर दिया 18 को यानी विदिन 30 डेज से, तो 12 नवंबर ही हो जाएगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ कंसाइनमेंट सप्लाई किया 21 अगस्त को, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, उसके बाद असेसमेंट फाइनलाइज हुआ है 20 नवंबर को, और फिर उसने पे कर दिया है टैक्स, ठीक है, कब, 20 दिसंबर को। तो कितने दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा, कितने दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे फाइनलाइज जब होता है, फाइनलाइज होने से जब तक आप पे करते हो उसके बीच का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 30 डेज होगा, ठीक है, थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है वैसे ये, पर इसका आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 30 डेज होना चाहिए। इनमें से कौन सा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली कमर्शियल इनवॉइस मैंडेटरी नहीं होता। इसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक में कौन सा कंडीशन नहीं रहता, तो पहला रहता है, दूसरा रहता है, तीसरा भी रहता है, चौथा नहीं रहता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर डी। फिर क्या बोल रहा है, बोनाफाइड गिफ्ट एक साल में अपन कितना भेज सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका 5 लाख, तो ऑप्शन नंबर ए। एंटी डंपिंग ड्यूटी आप जानते हैं लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन होता है, तो पॉइंट नंबर बी। तो कई सारे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट है, तो अच्छा ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। 15th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा हल्का सा टफ कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि सिर्फ अगर 1 2 3 4 दे देता तो भी चल जाता। स्पेशल एग्जामिशन के लिए नोटिफिकेशन चाहिए, ये बात तो सही है। जनरल एग्जामिशन के लिए ऑर्डर चाहिए, ये बात गलत है। स्पेशल एग्जामिशन को नोटिफाई करना पड़ता है, ये भी सही है। जनरल एग्जामिशन को नहीं करना पड़ता, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 कहीं पे है, यस, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये कस्टम का क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है। मैं ये कहूँगा कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, सिली मिस्टेक में भी आपसे हो गया हो, लेकिन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में थे, और 5 क्वेश्चन को ही मैं कहूँगा कि वो मॉडरेट से टफ कैटेगरी में था। तो इनकेस अगर आपको यहाँ पे 20 प्लस मिलता है तो एक अच्छा स्कोर 20 प्लस मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड एज वेल एज इनवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी एक अमेंडमेंट हुआ था लेटेस्ट, अमेंडमेंट से उन्होंने क्वेश्चन बनाया। ई-वे बिल इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो ये उसी से क्वेश्चन आया था, तो इससे एकदम करेक्ट आंसर है, ये स्टेटमेंट एकदम वैलिड है। अमेंडमेंट आपको बताना था, तो आपको ई-वे बिल बताना है, किन लोगों के लिए मैंडेटरी, किन के लिए नहीं है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे करनी थी। उसके बाद वाला क्वेश्चन ये थोड़ा मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि अमेंडमेंट में था। QRMPS सिर्फ फीचर आपसे पूछा, बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है, सिर्फ फीचर पूछा है आपसे, कुछ भी बता दो आप। तो 5 करोड़ की लिमिट रहती है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको कैसे रजिस्ट्रेशन लेना रहता है कि आप अगर जिस क्वार्टर में खड़े हैं उस क्वार्टर के या तो पहले महीने में ले लीजिए, या तो पिछले क्वार्टर के लास्ट के 2 महीने में ले लीजिए। साथ ही साथ आपको PMT 06 में पेमेंट करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको रिटर्न 3-3 महीने में भरना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो 2 तरीके होते हैं, एक तो फिक्स पेमेंट तरीका होता है और दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, जहाँ पे अपन नॉर्मल जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वैसे करके आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने कहा था कि एक मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा, तो ये आपका मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ये मिक्स क्वेश्चन में पहला जो पॉइंट है ये आपका एग्रीकल्चर के एग्जामिशन से रिलेटेड है। पोटैटो चिप्स है तो ये ऑब्वियसली ये एग्जाम नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा टैक्सेबल। अगला योगा कैंप जो है अगर वो हो रहा है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट करा रही है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फिक्स्ड डिपॉजिट पे नेशनलाइज बैंक को, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये भी आपका उसी का है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस दिया जा रहा है, टू दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अगर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन बाई होता तो वो क्या हो जाता है एग्जाम्प्ट, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है जहाँ पे 18,20,000 का हमको मिल रहा है, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज पर डिफाइंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलिए आगे, कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर प्रोविजन ऑफ रेंटेड मोटर व्हीकल टू AJL लिमिटेड, तो एक बार देख लेते हैं कि इंडिविजुअल की क्या है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है ना, तो यहाँ पे आपका RCM वाली चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। रेंटेड मोटर व्हीकल में RCM वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के लिए काफ़ी आपको तक आया होगा। पर हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आ गया, या आपका बैंक से रिलेटेड आ गया, फॉरेन डिप्लोमेटिक वाला तो ठीक है, और ये आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आ गया, ठीक है। चलिए आते हैं आगे अपन। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल दे दिया इन्होंने। आउटपुट लाइबिलिटी आपको दी हुई है, RCM आपको दिया हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि RCM हमेशा कैश में पे होता है, किस में पे होता है, कैश में।
IRTC को बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे IGST उन्होंने डाला नहीं है मेरे ख्याल से, तो शायद IGST नहीं डालते तो चीज़ें और ईजी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया TCS के प्रोविजन को तो ऐसे केस में क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन अगेन, कहाँ सूट क्या है, TCS सूट क्या है, TDS या TCS को कोई क्वेश्चन इस बार वैसे भी आने वाला था। अब क्या बोल रहा है कि क्या ये मिक्स सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी विद UPS कंस्टिट्यूट एज मिक्स सप्लाई, डिस्कस द वैलिडिटी विद की रूलिंग। तो ये भी आपका की रूलिंग अभी अभी आया था अमेंडमेंट में, तो दैट इज वाई आपसे पूछ लिया है। अमेंडमेंट के 2 क्वेश्चन इस बार आ गए, दैट इज अ गुड थिंग, ऐसा होना चाहिए, अमेंडमेंट आना चाहिए क्योंकि, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज बैटरी विद UPS, तो क्या ये मिक्स सप्लाई है, क्या अगर आप दोनों को साथ में ही देते हैं या अलग अलग देते हैं, दोनों को अपन अलग अलग दे सकते हैं, तो दैट इज वाई आपका क्या हो जाएगा, मिक्स सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन थे ये भी। उसके बाद आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। BNM लिमिटेड सप्लाई कर रहा है गुड्स, गुड्स है यानी सेक्शन नंबर क्या लग जाएगा, सेक्शन नंबर 12 लग जाएगा। The terms of the contract are delivered to the factory, goods are removed from the factory on EA and delivered to EA। तो ये आपका बिल टू शिप टू मॉडल का केस हो गया। किसका केस हो गया आपका, बिल टू शिप टू वाले का केस हो गया। फिर हम लोग टाइम सप्लाई पूछ रहा है, रिमूव हुआ है कब, इतने तारीख को रिमूव हुआ है, और डिलीवर हुआ है कब, जिस तारीख को डिलीवर हुआ है, इनवॉइस इस तारीख को इशू हुआ है, पेमेंट का डेट भी दिया हुआ है, और एंट्री हुआ है जो चेक का वो इस डेट पे हुआ है, ठीक है। तो गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है और साथ ही साथ कहीं भी RCM का सीन नहीं है, तो सेक्शन नंबर क्या लग जाएगा, 12(2) लग जाएगा। 12(2) में क्या लिखते हैं, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस जो कि हमारा दिया हुआ है 18 अप्रैल, और दूसरा क्या लिखते हैं अपन, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ये क्या होता है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल का डेट, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर डिलीवरी का डेट। पर यहाँ पे तो मूव हो रहा है ये, तो इसे रिमूवल का डेट देखेंगे जो कि हो जाएगा 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल और 18 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर अपन देखते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अप्रैल, ठीक है। इजी क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सा इंटर लेवल के क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था ये आपका अगेन वैल्यूएशन रूल से क्वेश्चन आया हुआ था, और फॉरेक्स का क्वेश्चन था। तो जो फॉरेक्स के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली हल्के से टफ होते हैं, पर यहाँ पे रुपीज़ दिया हुआ है तो आपको निकालना यहाँ पे शायद ईजी हो जाएगा। तो सेलिंग रेट दिया और RBI का रेफरेंस रेट दिया हुआ है, ठीक है। अगेन वही वाला क्वेश्चन है, वैल्यूएशन रूल का क्वेश्चन है, फॉरेक्स से रिलेटेड, ठीक है, गुड वन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। APCG स्कीम के ऊपर आया है ये क्वेश्चन, FTP का, और एडवांस ऑथराइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको क्या बोला गया है, अगेन कमीशन पेबल है, कुछ कैलकुलेट करना है आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, मतलब हल्का सा शायद कुछ एक आध पॉइंट शायद चेंज होगा, स्टडी मैट में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ये कमेंट वगैरह में इसका पेज नंबर वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो है सेक्शन नंबर 18 से रिलेटेड है कि कितना यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, फाइनल ड्यूटी आपको यहाँ पे बतानी है, क्या क्या कंडीशन होगा प्रोविजनल असेसमेंट का। तो प्रोविजनल असेसमेंट का क्वेश्चन आ गया, वो भी कस्टम हाँ, इम्पोर्ट किए गुड्स कस्टम के अंदर, तो प्रोविजनल असेसमेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, अगेन मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई का क्वेश्चन है, और मिक्स सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या पूछ रहा है कि चेन ऑफ रेस्टोरेंट लोग दे रहे हैं, और साथ ही साथ रेस्टोरेंट के अंदर सप्लाई हो रहा है टोबैको, बट कॉम्पोजिट सप्लाई की तरह नहीं हो रहा है, तो क्या उसको फूड के साथ लिया जाएगा, ठीक है। सिगरेट भी बेच रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं, कई बार ये सिंगल प्राइस भी चार्ज किया जाता है इनवॉइस पे, तो क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है, अगेन उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगेन अमेंडमेंट का टॉपिक था, तो आपको जजमेंट के साथ ये वाली बात आपको लिखनी है, ठीक है। आगे आते हैं, ऐसे ही कि इन्होंने एग्ज़ाम में वो भी पूछा हुआ था आपका, ये एग्ज़ाम में नहीं MTV में पूछा हुआ था आपसे मूवी थिएटर और रेस्टोरेंट का, तो सिमिलर लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्होंने परचेज किया गुड्स से, पेड ऑल अमाउंट, ठीक है। इन्होंने रेमिट नहीं किया GST गवर्नमेंट को, पेमेंट डिड नॉट रिफ्लेक्ट, पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो क्या इनको ITC मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए रिवर्स कर दिया। एक नया सेक्शन नंबर 16(2) के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक नया चीज़ जुड़ गया था, अगर रेस्ट्रिक्टेड होता है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड सॉरी, अगर सेक्शन नंबर 16(2) डबल A के अंदर आ गया था कि जितना भी कम्युनिकेट होगा उतना ही आपको मिलेगा, जितना कम्युनिकेट होगा उतना ही आपको GSTR1 में मिलेगा, ठीक है। मेरा जो 90 मिनट्स का एक रिवीजन वीडियो था, 90 मिनट्स के रिवीजन वाले वीडियो में ये वाला पॉइंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने कवर करा दिया था, देखना होगा तो बाद में देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन का एक ओवरव्यू दे दिया मैंने, ओवरव्यू का बहुत सारे का तो मैंने आंसर भी आपको शायद बता ही दिया है,
ठीक है, वैल्यूएशन रूल वाले का मैंने नहीं बताया क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं कि जितने भी हमने प्रिडिक्शन किए थे, प्रिडिक्शन से कितने नंबर का आया। जनरली अभी तक तो 70-80 नंबर का आया है। लेट्स सी हमारा प्रिडिक्शन कितना सही हुआ। तो हमने प्रिडिक्शन वाला जो पेपर था ना, ये आपको दिया था, कम्युनिटी नोट्स में आप चेक कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर देखिए इतने पॉइंट्स मैंने दिए थे, फिर बहुत सारे होते हैं, पर आप देखो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और इवेंट्स रिलेटेड पॉइंट आ गया। 2 नंबर का आपको एमसीक्यू देखने मिला था। आईआईटीसी के अंदर 17/5 का क्वेश्चन नहीं आया इस बार, सेक्शन नंबर 16(2) का, लेकिन कंडीशन आ गया 7 मार्क्स का। ठीक है, रूल 42-43 इस बार नहीं आया, सेक्शन नंबर 18 भी नहीं आया। एक मिक्स क्वेश्चन हम लोग को देखने मिला जहाँ पे एग्जाम्पशन से रिलेटेड चीज़ें थी। तो एग्जाम्पशन में देखिए अगर आप एग्जाम्पशन में इस पर देखो स्कूल का आ गया एलिमेंट, चैरिटेबल वाले का एलिमेंट आ गया, और एग्रीकल्चर वाले का आ गया, और अमेंडमेंट जो था अमेंडमेंट भी आप लोग का आ गया। तो यहाँ से 7 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें मैंने फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वाला बस प्रेडिक्ट नहीं किया था, और एक और कोई पॉइंट था वो मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। बाकी 7 में से 5 नंबर का तो यहीं से आ गया। अमेंडमेंट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कहा था मैंने, देखो लिखा भी है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। और इस बार अमेंडमेंट से 2-2 क्वेश्चन आ गए, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट से। ईवे बिल का एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ई इनवॉइसिंग नहीं आया, और क्यूआरएमपी का भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। कस्टम वैल्यूएशन में स्टडी मैट का क्वेश्चन मैंने कहा था आपको करने में हिस्सा है, ठीक है, पर मैं उसको क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्टडी मैट में मैंने कोई पिन पॉइंट नहीं किया था क्या क्वेश्चन है। तो ऐसे तो कोई भी बोल देगा कि स्टडी मैट का क्वेश्चन आएगा, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ सिर्फ जो आपका कस्टम का क्वेश्चन है। एडवांस ऑथराइजेशन मैंने बोला था, वहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। ईपीसीजी लिखने वाला था, पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया हल्का सा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का आपका टाइम पूछा है, रिटर्न पूछा है, तो 2 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन है। टीसीएस का एक क्वेश्चन आया है आप लोग का 7 मार्क्स का, ठीक है। रिफंड से मुझे उम्मीद थी नहीं आया, एफिवेट से नहीं आया, ठीक है, एंटी प्रॉफिटेरिंग से नहीं आया, जॉब वर्क से भी शायद नहीं आया, ठीक है। इसके ऊपर और आगे आते हैं अपन। इसके अलावा असेसमेंट में मैंने सिर्फ 2 ही असेसमेंट लिखे थे, देखो एक बेस्ट जजमेंट और एक प्रोविजनल। प्रोविजनल का क्वेश्चन हम लोग को आ गया है, और प्रोविजनल का क्वेश्चन मेरे ख्याल से 7 मार्क्स का बना था। इसके अलावा कुछ अपील के मैंने स्टडी मैट के पेजेस लिखे हुए थे, आप देखेंगे तो वो पेजेस मैंने यहाँ अटैच कर दिए हैं। 3 अलग अलग पेज में आपको पढ़ के जाने बोला था। और ये देखो पहला जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था ना अपील वाला, कि आपको कितना प्री डिपॉजिट करना है, देख लो पेज नंबर पे आपको मैच करना है कर लो, वरना कई लोग को डाउट होता है। देखो 796 के अंदर ही मैंने मेंशन किया था, और वही आया देखो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है 796 अपील वाले का, और वहीं से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके अलावा पेनल्टीज इस बार नहीं पूछा है, रिफंड इस बार नहीं पूछा है। वैल्यूएशन रूल्स को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया था कि आप इसको मिस करके नहीं जा सकते, और सच में ऐसे ही हुआ। वैल्यूएशन रूल्स मेरे को लगता है एक तो 7 मार्क्स का फॉरेक्स वाला क्वेश्चन आ गया, और एक और शायद एमसीक्यू आया था, मे बी एमसीक्यू आया था, क्या आया था वो देख लें एक बार। वो एक क्वेश्चन था ना कि हाँ सर, हाँ एमसीक्यू था, ठीक है। तो एक तो एमसीक्यू था और एक ये था, एक मिक्स क्वेश्चन पूरा बन के आया इस तरीके का, ठीक है। जीएसटी रिफंड ऑडिट का क्वेश्चन नहीं आया, एनुअल रिटर्न का भी क्वेश्चन नहीं आया, ऑर्डर का भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आया, असेसमेंट का क्वेश्चन लेकिन ज़रूर आया। और इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें और देखने वाली थी, ये जी स्टैट को अगर आप अपील करेंगे तो अपील का क्वेश्चन मैंने डाला था पर आया नहीं है। एडवांस रूलिंग के अंदर मैंने क्वेश्चन डाला था, एडवांस रूलिंग क्या पता शायद आ जाए, उसका भी लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो देखते हैं और कुछ, ये 16(2)(a) का मैंने कवर कर लिया। कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई, यस कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई जो है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट था। कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई आई थिंक मैंने यहाँ नहीं लिखा है, यस मैंने यहाँ नहीं लिखा है। सप्लाई के अंदर एक तो शेड्यूल वाले क्वेश्चन आते ही हैं, शेड्यूल वाला क्वेश्चन भारी इंपॉर्टेंट है। एक पेमेंट वाला क्वेश्चन आता है जो मैंने सोचा था मिक्स कैटेगरी में आएगा, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मिक्स वाला कुछ क्वेश्चन डाले ही नहीं उन्होंने, सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया। सप्लाई के अंदर आपका जो मिक्स सप्लाई और ये वाला क्वेश्चन था कॉम्पोजिट सप्लाई वाला, वो आपके अमेंडमेंट से आ गया। तो अमेंडमेंट से ये एक और क्वेश्चन आ गया 7 मार्क्स का, कौन सा, मिक्स सप्लाई और ये वाला। तो अमेंडमेंट जिसने किया होगा इस बार वो बच गया, नहीं किया होगा तो वो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कितने मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पे। टोटल 75 मार्क्स मैंने गारंटी दी थी, लेट्स सी। तो 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23, ये मैंने ईवे बिल का जोड़ा है ना, 23 + 7 क्यूआरएमपी का 27, एक बार सॉरी मैं भूल गया, 9 + 16, 16 + 7 23, 23 + 7 30, 30 और 21 मार्क्स आपका अमेंडमेंट से है। 51 और ये एग्जाम्शन से 5 नंबर, 26 के अलावा यहाँ से 7 नंबर,
56 सॉरी 56 प्लस 7 63, 63 के अलावा 9 नंबर यहाँ पे 72 और 7 नंबर यहाँ 79 और प्लेस ऑफ सप्लाई का 2 नंबर 81। मैं एक बार फिर काउंट कर लेता हूँ, मेरे से थोड़ी गलती हो रही है शायद। 9 नंबर 9 और 9 18, 18 प्लस 7 25, 25 यहाँ पे ये 2 नंबर 25 और 2 27, 27 और 21 48, 48 53, 53 और 14 67, 67 और 14 67 और 16 67 83। ठीक, 83 मार्क्स का आपका यहाँ से है। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर कर देख सकते हैं। इसमें मैंने अमेंडमेंट के अंदर कुछ मैंने डिटेल में मैंने नहीं बताया कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अमेंडमेंट पूरा ही इंपॉर्टेंट था और कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो कि 21 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से है। ठीक है, तो देखोगे जनरली आप देखोगे कि बहुत कम ही ऐसी चीज़ है जो मैंने जो प्रेडिक्ट की थी और वहाँ से नहीं आई थी। लगभग हर चीज़ ऑलमोस्ट आई थी। रिफंड इस बार नहीं आया, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि रिफंड आएगा, पर रिफंड बिल्कुल भी नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये पेपर मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया है। कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा या आपको कुछ भी कहना होगा, बोलना होगा, शिकायत होगी, तारीफ होगी, जो करना होगा करना, मेरे इस नंबर पे। आगे के भी जो पेपर होंगे उन पे भी मैं प्रेडिक्शन करूँगा, आप मुझसे प्रेडिक्शन शीट लीजिएगा ज़रूर। देखिए इस तरीके के ना बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये जो बेनिफिट है ये बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 83 मार्क्स में अगर आप ये कहेंगे कि सर आप अमेंडमेंट का स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताए थे, तो आप अमेंडमेंट बोल के छोड़ दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 83 में आप चाहें तो 21 मार्क्स आप हटा सकते हो। अगर आप हटा दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। 62 मार्क्स का तो वहाँ से आए जहाँ से मैंने पिन पॉइंट करके बोला है। ठीक है, तो ये तो अमेंडमेंट था, मैंने लिखा तो था वैसे, पर ठीक है, चलिए आप कहते हैं तो मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।